अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स, एफएससी फिज़िक्स पार्ट 1। इस चैप्टर के अंदर से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके ऊपर हम एक नज़र डालेंगे। ये एमसीक्यूज़ वगैरह जो हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें 1678 हाइजेंस एन एमिनेंट डच साइंटिस्ट प्रोपोज्ड, यानी कि ये एक जो है वो हाइजन के बारे में पूछा जा सकता है कि उसने क्या किया था। लाइट एनर्जी फ्रॉम लुमिनस सोर्स ट्रेवल इन स्पेस एज वेव्स, यानी कि वेव्स के बारे में उसने जो डिस्कवरी की थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो कौन से सन में की गई थी और किसने की थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो मेन स्टार्ट होता है वो है वेव फ्रंट्स का। वेव फ्रंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, डिफाइन वेव फ्रंट्स या स्टेट वेव फ्रंट्स। तो उसके अंदर ये डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन के साथ ही साथ आप ये डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली डायग्राम आपको मैं हमेशा कहता हूँ डायग्राम ज़रूर ऐड किया करें अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में, और ये डायग्राम भी इंक्लूड की जा सकती है। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइजेंस प्रिंसिपल। आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्टेट हाइजन प्रिंसिपल अकेला ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर ये भी लिखा जा सकता है राइट पोस्टुलेट्स ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। तो ये अपने ऊपर 2-3 लाइनों के अंदर उसकी स्टेटमेंट आएगी और साथ में ये दो जो हैं ये उसके पोस्टुलेट्स आ जाएंगे, नंबर 1 और नंबर 2। ये दो किस्म की वेवफ्रंट्स हैं, ये प्लेन वेवफ्रंट्स हैं और ये स्फेरिकल वेवफ्रंट्स हैं। इनके बारे में भी आपने जो है वो डायग्राम के साथ इसको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है जी, आगे नंबर आ जाता है क्वेश्चन का, वो क्या है जी, कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, क्वेश्चन ये है जी आपका, कंडीशन फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। और आंसर में सिर्फ आपने ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ ये अपने 2 पॉइंट्स लिखने हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स इज़ नॉट ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ रैंडम एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स, यानी कि एक सोर्स में से जो लाइट निकल रही होती है वो रैंडम होती है। तो इस वजह से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1 ये है कि जो लाइट उसमें से निकल रही है दैट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, यानी कि उसकी वेवलेंथ जो है वो सिंगल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अगर यानी कि 2 लाइट्स निकल रही हैं उसमें से तो दोनों की वेवलेंथ एक जैसी होनी चाहिए। नंबर 2, द इंटरफेयरिंग बीम्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या होता है कि जिसके अंदर फेज़ डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट, यानी कि दोनों जो भी हैं उनका फेज़ डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो ये जो है वो बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये इस चैप्टर का। तो इसके ऊपर जो है वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अगर आप देखें तो इसमें आपने सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये इस पैरा के अंदर ये पैरा आपने जो है वो एक बार इसको रीड आउट करना है, उसमें उसका सन लिखा हुआ है, नाम पढ़ लीजिएगा। और साथ ही फिर उसकी ये वाली जो डायग्राम है ये क्या है जी, यहाँ पर इंसिडेंट वेव्स आती हैं, एक स्लिट में से गुजरती हैं, S0 उसको नाम दिया गया है। और ये डायफ्रैक्शन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग बेंड हो जाती है लाइट। पहले देखें तो देखें एक दूसरे के साथ पैरेलल लाइट्स जो है वो आ रही थी, और थोड़ी देर के बाद जब वो स्लिट में से गुजरती हैं तो वो अपना लाइट जो है वो अपने आप को बेंड कर लेती है सर्कुलर या स्फेरिकल पाथ्स के अंदर। तो इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फिर जब वो अगेन 2 स्लिट्स में से पास करेगी, चूँकि लाइट एक ही सोर्स से आ रही है तो इसलिए ये मोनोक्रोमेटिक भी होगी और कोहेरेंट भी होगी। तो जब वो दोनों में से पास करती है स्लिट S1 और S2 में से, तो स्क्रीन पर हमें मैक्सिमा और मिनिमम देखने को मिलते हैं। मैक्सिमा वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस आ रही होती हैं, और मिनिमम वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डार्क फ्रिंजेस आ रही होती हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो यंग्स एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, आप ये देख लीजिएगा। अब उसके साथ ही आगे चलते हैं। तो इसका ये इक्वेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, ये ज़रूर आपने याद रखनी है। यहाँ पर जो ये डी है ये क्या है जी, ये डिस्टेंस है, ये देखिए नज़र आ रहा है। दोनों स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस को हम डी के साथ डिनोट करते हैं, स्मॉल डी के साथ। और थीटा डेफिनेटली आपको पता है एंगल को शो करता है। एम जो है दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ इमेज, और ये तो आपको पता ही होगा जी वेवलेंथ है जो भी लाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसके बाद ये दो और हमारे पास फार्मूलाज हैं। ये ऊपर वाला जो है दिस इज़ फॉर ब्राइट फ्रिंज, इफ़ द ब्राइट फ्रिंज इज़ ऑब्जर्व्ड। अगर हमारे पास फ्रिंज जो है वो ब्राइट हो तो हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, y इज इक्वल टू एम लेमडा एल डिवाइड बाई डी। और अगर डार्क फ्रिंज आ रही है तो डार्क फ्रिंज के लिए हमें क्या करना है, हाफ इंटेग्रल मल्टीपल कर देना है, यानी कि m+1/2
लेमडा एल ओवर डी कर देंगे। सही है जी। और फिर ये एक और इम्पॉर्टेंट फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला है, डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू लेमडा एल डिवाइड बाय डी। ठीक है जी। तो ये डी का भी आपको आइडिया होगा। एल जो है वो अगर आपको नहीं पता चल रहा तो एल के बारे में आपको बता देता हूँ। एल क्या है जी, ये देखें, ये स्क्रीन और यानी कि ये बी और सी इसके दरमियानी फासला है स्क्रीन का, और यहाँ पर दो स्लिट्स हैं, स्क्रीन और जो स्लिट वाला पोर्शन है, इन दोनों के दरमियानी फासला कैपिटल एल के साथ जाहिर किया गया है। और डी जो है वो आपको पता है, फिर से मैं अभी बता देता हूँ वो क्या है जी, ये दोनों स्लिट्स के दरमियानी फासले को हम डी के साथ डिनोट करते हैं। और उसके बाद ये लेमडा वेवलेंथ को जाहिर करता है। अब ये क्या है जी, ये एक पैरा नीचे दिया गया है, इस पैरा को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एक एमसीक्यू जो है वो बन सकता है। रेड लाइट और दूसरा ब्लू लाइट के बारे में थोड़ा सा बताया गया, वो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, और उसके बाद एग्जांपल्स हैं, बहुत आसान सी एग्जांपल्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। डी की वैल्यू गिवन है, वाई की है, एल की वैल्यू गिवन है, ये सेंटीमीटर्स में है, मीटर में कन्वर्ट करने का आपको मेथड बताया गया है बार बार। आप फिर भी कैसे करना है, डिवाइड बाय 100 करें तो वो मीटर में चली जाती है। ठीक है, आप इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो मीटर में आ जाएगी। अब थर्ड ऑर्डर, अगर थर्ड डार्क फ्रिंज है तो M2 आएगा, अगर फोर्थ डार्क फ्रिंज होती तो M3 आना था, अगर फिफ्थ डार्क फ्रिंज होती तो M4 आना था। यानी कि ये जो है M की वैल्यू डार्क फ्रिंज से एक कम होगी। तो अब ये थर्ड है तो M की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो y इज इक्वल टू M+1/2 लेमडा एल बाई डी क्यों लगाया, क्योंकि डार्क फ्रिंज है। मैंने आपको अभी बताया कि डार्क फ्रिंज के लिए हमें ये इस्तेमाल करना है। देखें ना, डार्क फ्रिंज के लिए ये इस्तेमाल करना है, तो यही वाला आपने फार्मूला लगाना है और उसको आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और ये रिज़ल्ट निकालना है। ठीक है जी, सिर्फ कैलकुलेशंस बाकी बचती हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन एग्जाम्पल 9.2 है, इसमें भी वही डेफिनेशन मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, वेवलेंथ है, डी है, एल है, आपने फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड करनी। फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला ये है जी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लेमडा एल ओवर डी। तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, लेमडा एल और डी, आपने सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना है और ये रिजल्ट जो है वो कैलकुलेशंस के ज़रिए से निकाल लेना है। अब यहाँ पर देखें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वही है कि ऑयल और वाटर जब किसी सरफेस पर पड़े हों तो इंटरफेरेंस की वजह से वहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये आपने सोप के बबल्स में भी देखा होगा एंड सो ऑन, इस तरह, या वो बच्चे भी खिलौना खेलते हैं उसमें भी एक होता है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स के अंदर ये बिल्कुल वही प्रोसेस जो अभी हमने यहाँ पर देखा वही यहाँ पर भी है कि थिन फिल्म्स के अंदर इंटरफेरेंस जो है वो कैसे होती है। तो जब ऑयल की एक सरफेस हो, वाटर की एक सरफेस हो, दोनों जब एक मिक्सचर बन जाता है तो उसके ऊपर हवा आ जाती है। तो इन तीनों के अंदर अब इस मिक्सचर में क्या होता है कि जब एक लाइट फॉल करती है तो लाइट फॉल करती है, कुछ उसका हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। तो अब जो ट्रांसमिट हो जाता है वो आगे जाता है तो नीचे एक वाटर की तह होती है, वाटर की तह से कुछ उसका पार्ट हो सकता है कि वो नीचे ट्रांसमिट हो जाए, लेकिन बाकी का जो है वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस में क्योंकि लाइट जो है वो एक ही सोर्स से आ रही है तो इस वजह से ये बी सी और डी ई एफ, ये बी सी और ई एफ जो है ये मोनोक्रोमेटिक है, यानी कि इनकी वेवलेंथ एक जैसी है, इनके अंदर फेज डिफरेंस जो है वो नहीं होगा एंड सो ऑन। तो इसके नतीजे में हमें जो है वो रिज़ल्ट कैसा देखने को मिलता है इंटरफेरेंस की वजह से, वो हमें ये डिफरेंट कलर्स जो हैं वो यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से या इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स की वजह से हमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये पीकॉक का फीदर है, ठीक है, मोर का एक पर है या पंख कह लें इसको, तो उसमें भी आप देखें तो डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल से कलर्स होते हैं। तो वो भी, उनकी भी वजह क्या होती है, इंटरफेरेंस ही होती है। न्यूटन रिंग्स हैं, न्यूटन रिंग्स इसको समझने के लिए ये डायग्राम है जी, इस डायग्राम को देख लें। डायग्राम में क्या है, सोर्स है, एक आपके पास कन्वेक्स लेंस है, लेंस के सामने एक ग्लास प्लेट रखी गई है, प्लेट के ऊपर एक ये एम जो है मिरर नहीं है बल्कि माइक्रोस्कोप है।
ठीक है जी। माइक्रोस्कोप के नीचे फिर ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, यानी कि एक साइड से कन्वेक्स है और एक से प्लेन है, और नीचे एक सेंट्रल पॉइंट ओ है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली सॉर्स है, जब लाइट बाहर ये देखें निकल रही है, लाइट जब यहाँ पर ग्लास प्लेट पर आती है, कुछ जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है, कुछ ऊपर की तरफ माइक्रोस्कोप की तरफ जो है वो उसमें ट्रांसमिट कर जाती है। तो जो ट्रांसमिट कर जाती है माइक्रोस्कोप की तरफ, वो हमें जो है वो ऑब्ज़र्व करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं उसको, और जो बाकी नीचे की तरफ आती है वो यहाँ पर ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस पर फॉल करती है और उसका इमेज बना देती है। माइक्रोस्कोप से हम उसको जो है वो जज करते हैं, और उसका इमेज जो है वो हमें किस तरह का नज़र आता है, इस तरह का। ये आप देख सकते हैं, गौर से देखें, यहाँ पर सेंटर में एक डार्क फ्रिंज है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क, फिर ब्राइट एंड सो ऑन। ये जो है इस तरह के रिंग्स हमें माइक्रोस्कोप पे नज़र आते हैं, और इन रिंग्स को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। ठीक है जी। कॉन्सेंट्रिक्स का मतलब होता है कि जिनका सेंटर एक ही हो, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, एक सेंटर है, बाकी सारे उसके बाहरी साइड्स पे हैं, तो उनको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सेंटर्स। तो ये वाला जो पैटर्न हमें मिलता है, ये इसको हम नाम देते हैं न्यूटन रिंग्स का। ठीक है जी। ये अब इसी तरह से एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट माइकलसन इंटरफेरोमीटर का है, तो उसको भी समझने के लिए हमें ये वाली डायग्राम जो है इसको गौर से देखना पड़ेगा। अब क्या है जी, इसके अंदर भी वैसे आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये पहला पैरा जो है 1881 के अंदर इसने एक्सपेरिमेंट किया था, और किस काम के लिए है, टू मैयर डिस्टेंस विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन, यानी कि डिस्टेंस को मैयर करने के लिए हमने जो है वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो बनाया गया था। अब ये क्या है जी, सोर्स ऑफ लाइट है, उसके सामने हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट रखी जाती है G1। ठीक है जी। हाफ सिल्वर्ड का मतलब है कि आधी जो है वो ग्लास है, उसको आधी जो है उसको सिल्वर के साथ जो है वो कलर किया गया है। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट में जब लाइट निकलेगी, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर इस ऊपर की तरफ मिरर M1 की तरफ चला जाएगा, और जो मिरर M1 की तरफ गया है उसने कितना फासला तय किया, L1। सो ऑन। जो बाकी का पार्ट है जो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था बल्कि ट्रांसमिट हो गया था, वो यहाँ से इस तरफ को आएगा, और यहाँ से होते हुए वो मिरर M2 पर टकराएगा, और वो कितना फासला तय करेगा, L2। और जो ये इस तरफ को गया था उसका नाम 1 रखा गया, जो लाइट इस तरफ आई उसका नाम 2 रखा गया है। और ये दरमियान में G2 जो है, इसको कंपनसेटर प्लेट कहते हैं। क्या नाम देते हैं जिसको, कंपनसेटर प्लेट। अब ये क्या करती है, दिस इक्वलाइजेज द पाथ लेंथ ऑफ बीम्स 1 एंड 2, यानी कि ये इस लेंथ का और इस लेंथ को दोनों को इक्वलाइज करती है, 1 और 2 को इक्वल बनाती है। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, जब यहाँ से लाइट गई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर नीचे आई, वो भी आँख की तरफ जाती है, ये ऑब्जर्वर की आई है, यहाँ से वो देख सकता है। और जो इस तरफ को गई मिरर M2 पर से, तो वो भी यहाँ पर से होती हुई वापस ये इस आई की तरफ जो है वो मूव करती है, और आई की मदद से यहाँ पर से हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। जब ऑब्ज़र्वर यहाँ से ऑब्ज़र्व करता है, तो उसे कुछ इस तरह की डायग्राम जो है वो नज़र आती है, जिसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो पैरेलल यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आप ये फार्मूला जो है वो इसमें याद रख लीजिएगा, और ये एक वैल्यू दी गई है MCQ के तौर पे, इसको जहन नशीन कर लीजिए। अब उसके बाद डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बिल्कुल आसान सी एक मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा। डेफिनेशन तो चलो ये भी लिखी हुई है, ये आप याद कर लीजिए। आपने क्या बताना है जी, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, कि अगर ये देखें मैं एक स्लिट ले लेता हूँ, दरमियान में उसके एक छोटा सा होल है। ठीक है जी। जब ये पैरेलल लाइट जो है वो ऐसे आ रही है, जब वो यहाँ से गुजरेगी, इस ऑरिफिस में से, इस सुराख में से पास करेगी, तो पैरेलल लाइट जो है वो अपने आप को बेंड कर लेती है। ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है। ठीक है। लाइट जो है वो अपने आप को बेंड कर लेती है, इस प्रोसेस को हम डायफ्रैक्शन कह देते हैं। सही है। बाकी आप ये वाला जो है वो समझ लें, इसको क्या क्या कैसे हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक सोर्स है, दरमियान में एक बॉल है, बॉल के ऊपर लाइट फॉल करती है। लाइट जब बॉल पे फॉल करती है तो स्क्रीन पर उसका इमेज हासिल कर लिया जाता है। लेकिन हम जब हम इमेज तो ऐसा होना चाहिए कि सारे का सारा डार्क हो, लेकिन हम जब हम देखते हैं तो उसका सेंटर जो है वो उसमें एक ब्राइट स्पॉट आ रहा होता है। तो उस ब्राइट स्पॉट को हम क्या कहते हैं कि जब यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आ रही है तो वो सीधा जाने के बजाय वो अपने आप को बेंड कर लेती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इस वजह से वो सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट दे जाती है। ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं कि ये डायफ्रैक्शन का प्रोसेस है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है जी। द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल्स एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन।
अब डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट है, इसमें भी सच कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये डायग्राम देख लीजिए या एक बार इसको नज़र इसमें इसको पढ़ लीजिएगा। फार्मूला वही है, डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। अच्छा जी, अब आगे क्या है जी, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की यहाँ पर ये डेफिनेशन है, ये पहला वाला जो पैरा है इसमें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की डेफिनेशन है, वो आपने सिर्फ याद करनी है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और बाकी फार्मूलाज सेम ही है ऑलमोस्ट। ये यहाँ पर एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछा जा सकता है कि इसकी जो है वो कितने वाइड होता है, ये जो उसके ऊपर रूलिंग होती है 0.5 माइक्रो की सीडीज़ के ऊपर, और उसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, और उसके बाद डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल है, तो उसमें भी ये आपने एक ये 2 लाइनें लिखी हैं नीचे आपको नज़र आ रही हैं, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आपने पढ़ लेनी कि एक्सरेज जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और उनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, और कितने ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻10 मीटर के। और ये वाला एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये क्या कहलाता है, ब्रैग्स इक्वेशन। और ये जी स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स बाय एक्सरेज वाज इनिशिएटेड, किसने किया, कब किया, ये उनके बारे में लिखा हुआ है, ये वाला आपने पैरा पढ़ना है, और साथ में ये इक्वेशन जो है वो पढ़ लेनी है। और यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन और भी बन सकता है ये नीचे वाला, कि जो हमारे पास एक्सरे डायफ्रैक्शन है वो कहाँ पर इस्तेमाल होती है, तो एक्सरे डायफ्रैक्शन जो है वो डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। ये आप पढ़ेंगे आपको इजी से इसका आइडिया हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं, ये आगे क्या है, आखिरी पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन एक इस चैप्टर का अहम टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है। अब क्या है जी पोलराइजेशन, बेसिकली सबसे पहले उसने बताया है कि जो मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स के अंदर सच एज प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग के अंदर पैदा होती हैं, आपने देखा है कि जब एक रस्सी को एक साइड पे बांध लें, एक हाथ से एक साइड से हाथ में पकड़ के उसको जब हम जर्क देते हैं, तो ऊपर नीचे जर्क देते हैं, तो कुछ इस तरह की जो है वो हमारे पास डायग्राम बनती है उस स्ट्रिंग की, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। अब ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी आप उसने आगे लिख के बताई हुई है। आपको जो बेसिक पढ़ने वाली चीज़ है वो ये है कि ऑर्डिनरी लाइट हैज़ कंपोनेंट ऑफ वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स। ऑर्डिनरी लाइट कौन सी है, आम लाइट जो भी है, बल्ब की रोशनी है, सूरज की रोशनी है, ठीक है, वो ऑर्डिनरी लाइट है, और वो हर प्लेन में, हर साइड पे, हर डायमेंशन में जो है वो अपनी रोशनी को फैला देती है। सच अ लाइट इज़ अनपोलराइज्ड, उसको हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड। ये बस आपने कॉन्सेप्ट की बात यही है कि उस लाइट को हम क्या कह देंगे, अनपोलराइज्ड। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पे, इफ़ द वाइब्रेशंस आर कन्फाइंड ओनली इन वन प्लेन, कन्फाइंड का मतलब होता है फोर्स करना, यानी कि अगर हम वाइब्रेशंस को एक ही सिमत में जो है वो कन्फाइंड कर देते हैं, तो लाइट को क्या कह देंगे, पोलराइज कह देंगे। ठीक है जी, ये डिफरेंस है इसमें अनपोलराइज और पोलराइज में। अब उनकी प्रोडक्शन और डिटेक्शन है कि पोलराइज लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे उसको जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये जी देखें, द लाइट emitted बाय ऑर्डिनरी बल्ब एंड सन इज़ अनपोलराइज्ड बिकॉज इट्स वाइब्रेशन आर रैंडमली ओरिएंटेड। इट इज़ पॉसिबल टू obtain प्लेन पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट। अब कैसे करते हैं जी, उसके मुख्तलिफ प्रोसेस यहाँ पर बयान किए गए हैं। उनमें से एक जो है वो सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन है। सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन क्या होता है जी, उसके अंदर वो मैं ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा देता हूँ। क्या है जी, the selective absorption method is the most common method to obtain plane polarized light by using certain types of materials। और उन materials को इस्तेमाल करते हैं और उससे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट हासिल कर लेते हैं। लेकिन उन materials का नाम क्या है जी, डाइक्रोइक सब्सटेंसेस। अब उन सब्सटेंसेस में से एक का नाम जो है वो पोलराइड भी है, यानी कि उसकी एक एग्जांपल कह सकते हैं आप। दीज मटेरियल्स ट्रांसमिट ओनली दोज वेव्स, ये सिर्फ वही वेव्स जो है वो ट्रांसमिट करेंगे whose vibrations are parallel, जिनकी वाइब्रेशंस पैरेलल होंगी, एक सिमत में होंगी। और उसके बाद टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और एक ख़ास सिमत में होंगे। एंड विल अब्जॉर्ब दोज वेव्स, और ये उन वेव्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे हुज वाइब्रेशंस आर इन अदर डायरेक्शन, जिनकी जो है वो डायरेक्शन किसी दूसरी तरफ को होगी, उनको अब्जॉर्ब कर लेंगे, और पैरेलल और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो हमें जो है वो हासिल हो जाएगी। और इस तरह का वन सच कमर्शियल पोलराइजिंग मटेरियल इज़ पोलराइड, इस तरह का एक जो है वो उसको पोलराइड कहा जाता है। तो अब इसको डिटेक्शन इसकी देखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि पोलराइड रखें, पोलराइड में से जब लाइट पास करती है तो वो पैरेलल हो जाती है। अब क्या करेंगे
कि जब हमने उसके सामने पोलराइड के सामने एक और पोलराइड रखा है, तो अगर पोलराइड को हम रोटेट करवाएं और इन दोनों को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर कर, तो अगर हमें सामने नो लाइट जो है वो नज़र आए, यानी कि कोई लाइट नज़र नहीं आ रही, जब दोनों को परपेंडिकुलर कर देंगे तो हम कह देंगे कि ये लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज हो चुकी है, अनपोलराइज से प्लेन पोलराइज हो चुकी है। अब यही चीज़ जो है वो हमें क्या बताती है, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, ये वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। अगर इफ़ द लाइट वेव्स वर लॉन्गिट्यूडनल, अगर वो लॉन्गिट्यूडनल होती तो लाइट जो है वो डिसअपियर ना होती, वैनिश ना होती। अब इसी तरह से आगे ये चीज़ बयान की गई है, आगे शॉर्ट क्वेश्चन भी है इस तरह का कि पोलराइड लाइट अगर इस्तेमाल की जाए तो ग्लेयर जो है वो कम हो जाता है, और ग्लेयर कम होने से जो आँखें, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो भी कम हो जाती है और आँखों में लाइट जो है वो चुभती नहीं है। ठीक है जी। उसी तरह से आखिरी बात है ऑप्टिकल रोटेशन की। तो ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब क्या है कि व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज़ पास्ड थ्रू सर्टेन क्रिस्टल्स, जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी क्रिस्टल में से पास करवाते हैं तो उसकी वजह से क्या करते हैं, दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, तो वो पोलराइजेशन प्लेन को ही रोटेट करवा देते हैं। अब कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं, क्वार्ट्ज एंड सोडियम क्लोरेट क्रिस्टल्स आर टिपिकल एग्जांपल्स विच आर टर्म्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल्स। अब इसी तरह से कुछ और के नाम बताए जाएंगे। अ फ्यू मिलीमीटर्स thickness of such crystal will rotate the plane of polarization by many degrees। थोड़ी सी हम उसकी थिकनेस को जो है चेंज करते हैं तो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन का जो प्लेन है वो रोटेट कर जाता है। सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कौन कौन से जी, शुगर एंड टार्टारिक एसिड वगैरह जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। शो ऑप्टिकल रोटेशन व्हेन दे आर इन अ सॉल्यूशन, तो इस प्रॉपर्टी को हम किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टू डिटरमिन देयर कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को रीड आउट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।